अब आपने जो एबीसीडी गिनाई है, शांतनु गुप्ता जी आप जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए। मैं चाहूंगी उत्तर प्रदेश के मद्देनजर बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। देखिए, दो बड़े मुद्दे उनकी ओर से उठाए गए हैं, एक तो किसानों को लेकर और दूसरा यहाँ पर जो कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में लोगों के मारे जाने को लेकर वो सवाल पूछ रहे हैं। तो ये दो बड़े मुद्दे ऐसे हैं सरकार के सामने, क्या उसको सही ढंग से एड्रेस नहीं कर पाई है सरकार? शांतनु गुप्ता जी। चित्रा जी, मैं आज तक की रिपोर्ट पढ़ रहा हूं आपके पोर्टल पे, और उसमें जो हेडिंग है, जो एनसीआरबी का डेटा है, कि एनसीआरबी का जो 2021 का डेटा है वो बताता है कि पिछले 7 साल में जितने भी बड़े क्राइम है उसमें सबसे न्यूनतम डेटा है। 7 साल में एनसीआरबी का डेटा सबसे अच्छा उत्तर प्रदेश के लिए आया है। इससे अच्छी उत्तर प्रदेश के लिए क्या बात हो सकती है? मैं पुराने विषय पे जाऊंगा जो संबित भाई बात चल रही थी, ये किसने फीता काटा, किसने शिलान्यास किया। देखिए, मैंने आपके बीच में कुछ नहीं बोला, आप सुनिएगा फिर अपने समय पे बोलिएगा। देखिए, मैं आपके दर्शकों को बस 20 सेकंड में बताऊंगा कि कोई एक्सप्रेसवे का क्या प्रोसेस होता है। ये जो 9 जिले हैं, लखनऊ से गाजीपुर तक, पहले 9 के 9 जिलों में जमीन का अधिग्रहण करना पड़ता है। तो सारे डीएम जमीन का अधिग्रहण करेंगे, फिर वो यूपीडा को देंगे, और उसके बाद जब 90% जमीन का अधिग्रहण हो जाता है तब आप टेंडर इशू कर सकते हैं, जो नए ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। फिर टेंडर पार्टनर आता है, फिर एक एक पैकेज में बांटा जाता है उसको। हर पैकेज बनने के बाद इंडियन रोड कांग्रेस के स्टैंडर्ड्स पे उसकी जांच होती है, तब पेमेंट होती है। अगर ये सारा काम अखिलेश यादव कर चुके होते हैं, आपको लगता है, तो क्या वो खुद, जब अखिलेश यादव खुद अपनी गाड़ी लेके 2021 में उसमें पहली बार चलते हैं और कहते हैं हमारा प्रोजेक्ट है, मतलब जनता को आपने क्या निरा बेवकूफ समझ रखा है क्या? मतलब आपने 2016 दिसंबर में आके 300 प्रोजेक्ट डिक्लेयर कर दिए, आपके मन में जो भी आया डिक्लेयर कर दिया, अब उससे मिलता जुलता कोई भी नाम होगा, कहते मेरा प्रोजेक्ट है। ये कैसा तरीका है? देखिए, बताइए ना। ये प्रोजेक्ट की आप टेंडर देख लीजिए, कब टेंडर हुए, कब ये इशू हुए, कब इसकी पेमेंट हुई। ठीक है, अब आप कहते हैं मेरा प्रोजेक्ट है, तो इसमें जनता मेरे ख्याल से बेवकूफ नहीं है जितना आप लोगों ने समझ रखा है उनको। ठीक है, इस पर मैं जल्दी से संजीव जी आपकी एक टिप्पणी ले लूं, उसके बाद मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राह्मण वोटों के मद्देनजर आज क्या बड़ा संदेश दिया है वो सुनाऊंगी, लेकिन उसके पहले बताइए संजीव जी। वो कह रहे हैं, वो डेटा दिखा रहे हैं एनसीआरबी का, कह रहे हैं कि 2021 में सबसे नीचे है। मैंने चित्रा जी एक सवाल पूछा है, विगत 3 सालों में ये बता दें कि पुलिस के अंडर कस्टडी में सबसे ज्यादा मौतें किस राज्य में हुई, बता दीजिए। चित्रा जी नहीं बता पाएंगे। चलिए ठीक है, इस पर आप जवाब दीजिएगा शांतनु जी, लेकिन उसके पहले ठीक है, पुलिस कस्टडी में मौत का मामला, ये गंभीर विषय है। ठीक है, इस पर शांतनु जी और समित पात्रा जी आप दोनों लोग जवाब दीजिएगा। लेकिन चूंकि पूर्वांचल की बात हो रही है और यहाँ पर ब्राह्मण वोटर बहुतायत तादाद में ये तय करते हैं कि किस तरफ वो जाएंगे और उनकी सरकार बनवाएंगे, इसी वजह से आपको बताते चले, श्रीपति मिश्र का नाम लेकर आज क्या ब्राह्मण वोटरों को अपने पक्ष में करने की कोशिश की गई, ये कहते हुए किस तरह से विरोधी दलों पर प्रधानमंत्री ने साधा है निशाना, सुनिए नरेंद्र मोदी को। सुल्तानपुर के सपूत श्रीपति मिश्रा जी के साथ भी तो यही हुआ था, जिनका जमीनी अनुभव और कर्मशीलता ही पूंजी थी। परिवार के दरबारियों ने उनको अपमानित किया। ऐसे कर्मयोगियों का अपमान यूपी के लोग कभी नहीं भुला सकते। श्रीपति मिश्रा कांग्रेस पार्टी के नेता थे और जब इतने बड़े मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी तारीफों की पुल बांधते हुए नजर आए, तो सीधे संबित पात्रा जी आपसे यही सवाल बनता है कि अब ब्राह्मण वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए, चूंकि जाति भी उत्तर प्रदेश की एक सच्चाई है, ऐसे में कांग्रेस के नेताओं को भी अपना बनाने की कोशिश कर रही है बीजेपी।